नमस्कार दोस्तों, कल आपने इतिहास रच दिया। जनता का मुकदमा को कल 5 करोड़ 30 लाख दर्शकों ने लाइव डेली हंट पर देखा। मैं आपका हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूं इतने प्यार के लिए। दोस्तों, जो मुल्क एक सुई भी नहीं बना सकता, उसकी एक औकात सुई बनाने की नहीं है, वो हमारे सामने आंख उठाने की कोशिश करता है। ये आतंकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को मैं कहना चाहता हूं, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, कोशिश भी ना करो, क्योंकि जिसने भी इस मुल्क पर आंख उठाकर देखा है उसकी आंख हमारे जवानों ने निकाल दी है। दोस्तों, आईएसआई और पाकिस्तान हमेशा से ही हमारे देश में आतंक फैलाने की कोशिश करता है, और इस बार वो दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर 1993 से भी बड़ा आतंकी हमला एग्जीक्यूट करने की कोशिश में था। मैंने आपको कल बताया था कि दाऊद पाक प्लॉट का मेन मकसद था कि हिंदू त्योहारों पर अटैक किया जाए, और टारगेटेड किलिंग का मतलब था हिंदू किलिंग। 6 संदिग्धों को हमारी एजेंसीज ने गिरफ्तार किया है, और उसमें ओसामा एक बहुत बड़ा संदिग्ध है जिससे पूछताछ जारी है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ओसामा से पूछताछ जारी है, और उनके पूरे के पूरे पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ भी क्या कनेक्शंस थे, इसके बारे में भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जांच कर रही है। यह भी सामने आ रहा है कि उसका पिता एक बड़े साजिश का मास्टरमाइंड था, जो इस वक्त अभी भी लापता है। तो मेरी टीम ने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन करी, जो अभी तक मीडिया में कोई नहीं कर चुका, नहीं किसी ने नहीं की है। मेरी टीम ने इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए एक जमीनी इन्वेस्टिगेशन करी है, और मेरी जाबाज रिपोर्टर ने जमीन से ओखला में इतने खतरे के बावजूद ओसामा के घर से एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन के तहत एक पर्दाफाश किया है। और यह पर्दाफाश यह है कि ओसामा शायद अकेले काम नहीं कर रहा था। दोस्तों, ये आपको ये इन्वेस्टिगेशन देखकर समझ में आ जाएगा। ये इन्वेस्टिगेशन इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आईएसआई की साजिश है कट्टरपंथी इस्लामिक सोच को आगे बढ़ाने की, उसके तहत 20 से 30 साल के युवाओं को रिक्रूट करने की। तो आप समझिए कि ओसामा अकेले नहीं था, ओसामा के साथ क्या और लोग भी इन्वॉल्व थे, क्या किस किस को पता था ओसामा के इस आतंकी प्लान के बारे में, ये सब मेरी आज की इन्वेस्टिगेशन, हमारी जाबाज टीम की इन्वेस्टिगेशन, इंडिया न्यूज जन की बात की टीम की इन्वेस्टिगेशन बताएगी। जरा देखिए इन्वेस्टिगेशन, और उसके बाद आगे का मुकदमा ये सब आतंक के सपोर्टिंग गैंग के खिलाफ, जो आतंक पे मौन और सॉफ्ट रहते हैं, हम चलाएंगे। दाऊद के साथ आईएसआई कर रहा था बहुत बड़ी आतंकी साजिश की प्लानिंग। इस आतंकी साजिश के 6 हैंडलर्स को एजेंसी ने पकड़कर एक बड़ी आतंकी साजिश का किया पर्दाफाश। इस साजिश का एक बड़ा हैंडलर था ओसामा। महाराष्ट्र के रहने वाले समीर नाम के आदमी को गिरफ्तार करा है। उसके बाद 2 आदमी दिल्ली में गिरफ्तार हुए। हमारी टीम ने ओखला में ओसामा के घर पर की जमीनी इन्वेस्टिगेशन। 22 साल का ओसामा, और अभी मैं उसी इलाके में मौजूद हूँ। ये वो गली है। जब हमारी रिपोर्टर तोशी ने ओसामा की माताजी से ओसामा के बारे में पूछा, तो देखिए उन्होंने क्या कहा। आंटी, ओसामा का घर यही है? सुनिए। सवाल यह है कि ओसामा की मां ने क्यों दरवाजा बंद किया? क्या वह कुछ छिपा रही थी? आपको क्या लगता है कि ओसामा की गिरफ्तारी क्यों हुई है? पूरा देश पूछ रहा है आपसे कि ओसामा आपको लगता है सही है कि गलत है? ओसामा के ऊपर गलत इल्जाम लगाए बस। एजेंसी को ओसामा के पिता की तलाश है। उनको यह आशंका है कि ओसामा का पिता भी मास्टरमाइंड हो सकता है। क्या ओसामा का परिवार इसके बारे में जानता था? इंडिया न्यूज जन की बात इन्वेस्टिगेशन टीम। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से जब ओसामा के घर पर तोशी गई तो उसकी मां ने दरवाजा बंद कर दिया। मैं आगे इसकी एक सेकंड पार्ट भी दिखाऊंगा, पर मेरी दलील जो आज है इस आतंक के पूरे गैंग के खिलाफ दलील है, जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेरी दलील है दोस्तों कि एक ऐसे समय में जब तालिबानिस्तान के बाद आईएसआई के आतंकी मंसूबे और बढ़ चुके हैं, दाऊद पाक प्लॉट के खात्मे के लिए वैचारिक और जमीनी आतंक के स्लीपर सेल पर हमें आक्रमण करना होगा, इनको खत्म करना होगा। आज इस मुकदमे में जो हर आतंक पर सॉफ्ट गैंग के खिलाफ मेरा मुकदमा है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं
नलिन कोहली जी, जो बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन है, सीनियर एडवोकेट है और काफी प्रखर वक्ता है। मेरे साथ डॉक्टर गीता भट्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट, प्रोफेसर एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। मेरे साथ मोहम्मद आसिफ, इस्लामिक स्कॉलर। मेरे साथ रमेश गुप्ता, एनसीपी से जुड़ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले नलिन जी के साथ शुरुआत करना चाहता हूं। नलिन जी, इस इन्वेस्टिगेशन जब मेरी टीम गई तो उसकी मदर ने बोला कि आप यहां से चले जाइए, हमें नहीं पता। उसके बाद जब वो खजूर की दुकान के पास गई तो खजूर की दुकान वाले ने बोला था वो ओसामा को जानता था, पर एक सेंटिमेंट वहां पे लोगों ने ओसामा के खिलाफ नहीं बोला। अब मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं नलिन जी कि ये हमने देखा है पास्ट में कि कैसे स्लीपर सेल्स जो है वो वर्क करते हैं। अब आईएसआई पोस्ट तालिबान एरा के अंदर क्या इन स्लीपर सेल्स का इस्तेमाल कर सकता है? क्या हमें इसके लिए सचेत होना चाहिए? और होना चाहिए तो फिर सरकार की क्या स्ट्रैटेजी होगी? इसमें ना 3-4 पहलू हैं प्रदीप जी। पहली बात है कि जो आतंकवाद है उसके खिलाफ हर इंसान की लड़ाई होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। एक आपसे और आपके टेक्निकल टीम से निवेदन है कि मेरा ऑडियो मुझे बैक मिल रहा है, तो दैट इज इंटरफियरिंग, तो इसको अगर आप करेक्ट कर दें उसके बाद बोल लूं तो थोड़ा आसान हो जाएगा। जी, इसी सेकंड कर रहे नलिन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। 1 सेकंड के अंदर वो ऑडियो सही हो रहा है, मैं तब आपके पास आ रहा हूं। उसके पहले 10 सेकंड के अंदर ऑडियो सही हो रहा है। मैं एनसीपी से गुप्ता जी के पास आना चाहता हूं। गुप्ता जी, आतंक के खिलाफ सबको एकजुट होना पड़ेगा, और इसीलिए एकजुट होना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं खबरें पढ़ूं कि केरल के बाद बंगाल भी टेरर रिक्रूटिंग हब बन रहा है। आईएसआई का मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से नवंबर 2020 में जो एक आतंकी गिरफ्तार हुआ था वो टीचर था बंगाल के अंदर। 11 जुलाई 2021 के अंदर भी आतंकी गिरफ्तार हुए थे बंगाल से। हमने देखा था पिछली बार 8 अलकायदा के आतंकी बंगाल से गिरफ्तार हुए थे, और आज जब हम 6 गिरफ्तारियां देख रहे हैं, तो जब तक आतंक के खिलाफ सब एकजुट नहीं होंगे, सॉफ्ट समर्थन नहीं करेंगे, देश को खतरा रहेगा। गुप्ता जी, फिर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आज की तारीख में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हम लोगों को अगर इंडिविजुअल बेस के ऊपर देखेंगे कि अगर हम लोग मतलब सब मिलकर आज की तारीख में इकट्ठे नहीं होंगे और पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ अपने अपने एजेंडे के ऊपर रहेगी, तो मैं समझता हूं कि देश को हम धोखा देंगे। हर सूरत के अंदर हम लोगों को इकट्ठाना पड़ेगा, एकजुट होकर। जो भी सरकार आज के अंदर है इसमें कोई राजनीति नहीं करनी पड़ेगी, और हमें इकट्ठे होकर इसका एकजुट होकर सामना करना पड़ेगा। नहीं, इकट्ठे होकर सामना करना पड़ेगा, पर ऐतिहासिक रूप से आप पर भी सवाल जरूर उठेंगे। नलिन जी, मेरे हिसाब से आपका ऑडियो सही है। कहने को तो सब कहते हैं, पर जब बात आती है तो टेरर एड दी जाती है। हमने देखा इतिहास में कैसे आईएसआई के जब संदिग्ध पकड़े गए थे आईएसआईएस के, तो एआईएमएम ने उनको टेरर लीगल एड देने की बात की गई थी। वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण कोई खुल के भी नहीं बोलता है। नलिन जी, नलिन कोहली, 3-4 इसके पहलू है, जैसे मैं बोलने का प्रयास कर रहा था प्रदीप जी। पहली बात है, आतंकवाद मानवता के खिलाफ है, और मानवता के खिलाफ है तो इसीलिए हर इंसान की जिम्मेदारी है, दायित्व है कि आतंकवाद के खिलाफ ना केवल बोले, उसके खिलाफ लड़े। ये केवल पुलिस की बात नहीं है। दूसरी बात, इस्लाम का दुरुपयोग करने वाले जो इस्लाम के एक छोटा सा सेगमेंट है फॉलोअर्स का, वो आतंकवाद के प्रति दुनिया में दहशत फैलाते हैं। ये भारत ही नहीं, कई देशों में है, और उसमें जब बम फटता है तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जू, जो भी हो पारसी, वो मरता है। बम ये नहीं देखता कौन खड़ा है सामने। इसीलिए ये इस्लाम को जो फॉलो करते हैं अपने मन से, अच्छी श्रद्धा से, उनकी भी एक जिम्मेदारी है कि उन्हीं के धर्म का दुरुपयोग करने वाले उन्हीं में से जो है उनके खिलाफ भी खड़े होना, उनको एक्सपोज भी करना, क्योंकि ये उनके धर्म के खिलाफ भी है, मानवता के तो खिलाफ है ये। अब तीसरी बात,
ये जिम्मेदारी हम हमेशा अपेक्षा करते हैं कि जो पुलिस है, जो अपने सिक्योरिटी एजेंसीज है, वो तैनात करें, इंटेलिजेंस के आधार पे कोई आतंकवादी गतिविधि करने जा रहा है उसको रोके, क्योंकि होने के बाद तो कोई इंसान मरेगा ना। अब इसमें हमें पता है कि पिछले 50-60 सालों से पाकिस्तान जो है भारत के प्रति 1947 से वैसे उसका कोई ऐसा अच्छा रुख नहीं रहा है। युद्ध भी हमारे हुए, जब युद्ध में हमारा सामना नहीं कर पाए तो फिर वो आतंकवाद के प्रति बढ़े। आतंकवाद उनकी एक स्टेट पॉलिसी हो गई है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसीलिए वो हमेशा कोशिश करते हैं कि मिसगाइड करें और यूथ को किसी तरह यूज करें, गलत चीजें कहकर कि भाई देखिए ये आपके खिलाफ हो रहा, आपके धर्म के खिलाफ है, धर्म की बात करना चाहिए। और कुछ लोग बहकावे में आते हैं, कुछ लोग क्रिमिनल माइंडेड होते हैं। नलिन जी, तो इसीलिए ऐसे लोग जब आते हैं, पुलिस अपना काम करती है तो हमें उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। 2 पॉइंट और छोटे से पॉइंट, इसमें उस टाइप की राजनीति नहीं हो सकती जो बाटला हाउस में हुई। जी, इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा मारे गए, गोली खाए, लेकिन नहीं फेक इनकाउंटर है, फेक इनकाउंटर है। भाई इंस्पेक्टर ने क्या अपने आप को गोली मारी? अल्टीमेटली तो कोर्ट ने कहा कि फेक इनकाउंटर नहीं है। तो यदि किसी को लगता है नहीं ये इनोसेंट है, उसको ही मदद करनी चाहिए। हम नहीं मान सकते कि इसने ऐसा किया, पर एक किस्म से कह देना पुलिस गलत है। पुलिस भी तो, पुलिस को क्या एजेंडा पड़ी है किसी को उठा ले? बिल्कुल नलिन जी, नलिन जी ये पॉइंट पे मैं आप जाए तो यही लोग पहले आकर चिल्लाएंगे नलिन जी आपने क्यों रोका नहीं। नहीं नलिन जी, ये बात मैं आपको बताऊं, कल भी जब मेरे शो पर एआईएमएम के एक सपोर्टर आए थे, एआईएम की पार्टी से आए थे, उन्होंने कहा आपने कैसे नादानों को, नाजायजों को उठा दिया। तो ये सॉफ्ट बैकिंग एक ऐसे समय में मोहम्मद आसिफ जो इस्लामिक स्कॉलर है, ऐसे समय में जब एक 22 साल का आसिफ पकड़ा जाता है, पाकिस्तान जाता है, ओसामा जो पकड़ा जाता है, जो पाकिस्तान में जाता है, टेरर की ट्रेनिंग लेता है, उसके साथ में बाकी इन्वॉल्वमेंट होते हैं, हिंदू फेस्टिवल्स के अंदर आईडी ब्लास्ट का प्लान होता है, तब भी खुलकर नहीं बोलते। ये कट्टरपंथी इस्लामिक आतंक नहीं है तो क्या है आसिफ? इस्लामिक आतंकवाद कहना गलत है। यह आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ना धर्म से आतंकवाद का कोई रिश्ता है। मेरी प्रदीप जी, मेरी आवाज बैक आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। मेरी आवाज आसिफ जी की आवाज आ रही है? आसिफ जी, प्रदीप जी, उनको भी वही दिक्कत हो रही होगी जो मेरे साथ हो रही थी। जी 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 आसिफ जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, आपके ऑडियो को भी फिक्स करते हैं। गीता भट्ट जी कह रहे हैं धर्म नहीं होता, ठीक है, मैं ऑन द फेस मानता हूं, पर अगर मैं कहूंगा क्या तालिबानिस्तान के बाद मैं इसको सिर्फ बिलीव कर लूं? क्या रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म एक सच्चाई नहीं है? क्योंकि अगर मैं पढ़ने चाहूंगा रिपोर्ट को, 2014 पे भी चले जाता हूं मैं, अक्टूबर 2014 में बांग्लादेश की एक मिनिस्टर ने लिखा था कि किस तरीके से पाकिस्तान के आईएसआई पाकिस्तान की बांग्लादेश की एम्बेसी में प्लॉट कर रहा था कि बंगाल और बांग्लादेश के अंदर किस तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट किए जाए। तो कैसे हम नहीं बोले कि रेडिकल इस्लामिक आतंक जो है वो एक सच्चाई नहीं है? ये हमको झूठ बात नहीं करनी चाहिए। गीता भट्ट। प्रदीप जी देखिए, पाकिस्तान को तो पूरे विश्व भर का जो है टेरर कैपिटल कहा जाता है, कि राजधानी है आतंकवाद की। जिस प्रकार की पाकिस्तान में जो गतिविधियां होती रही हैं और देश भर में, और क्योंकि हम पड़ोसी जो व्यक्ति है वो खुद चुन नहीं सकता है, जैसे अटल जी ने भी कहा था, उसके कारण हमने जो खामियाजा इसका भुगता है। आप ये बताइए, मैं पूछना चाहूंगी जो को पैनलिस्ट है, ये भारत पाकिस्तान तो 47 से पहले एक ही देश था ना, एक ही समाज था, एक ही संस्कृति थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ विभाजन के बाद? ऐसा क्या अंतर आया दोनों के बीच में कि आज जो पाकिस्तान है, जो देश बना, आज उसको टेरर कैपिटल बोला जा रहा है? उसका ये वो खुद सोचे इस विषय में जो बात उन्होंने कही। दूसरी बात ये, आज आपने जो इतना महत्वपूर्ण विषय प्रदीप जी जो उठाया है, आप अगर देखें तो भारत को अपनी जो सीमाओं की तो सुरक्षा बल रक्षा करते ही है, खतरा बना रहता है, लेकिन जो आंतरिक सुरक्षा का मामला है, जो घर के भेदी है, वो जो हमारे की जो पता ही नहीं कि कौन दुश्मन है, उसके वो जो खतरा है उसका सामना करना, और सुरक्षा बलों के लिए, पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए
कितनी बड़ी चुनौती है और कितनी बड़ी चुनौती है आसिफ, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, मुझे बताइए आसिफ कि क्या ओसामा एक आतंक संदिग्ध है कि नहीं है? ये एजेंसीज की रिपोर्ट आ रही है कि उसके हिसाब से उसका पिता भी मास्टरमाइंड हो सकता है, तो खुलकर इस कट्टरपंथी सोच के खिलाफ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? आप बताइए, आपके हिसाब से ओसामा एक आतंकी संदिग्ध है कि नहीं है? जो पाकिस्तान गया, जिसको आईडी की ट्रेनिंग दी गई, जो हिंदू त्योहारों के अंदर ब्लास्ट करने के लिए ट्रेन हुआ था, ये सब मजाक नहीं है? बताइए, आपके लिए नहीं है ये, आपके लिए मजाक है ये जो आप इसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं? ये मजाक नहीं है। सरकार, हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां इसकी इंक्वायरी कर रही हैं और जो एजेंसियां हमारा काम कर रही हैं उसके ऊपर उंगली उठाना बिल्कुल गलत है। पर इन्वेस्टिगेशन करने देनी चाहिए पुलिस को। नहीं, पर आप नहीं बोल रहे करनी देनी चाहिए, पर आज की तारीख में आने के बाद में पता चल जाएगा। आज की तारीख में बरखा जी नलिन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं वापस से। बरखा जी, देखिए आईएसआई के इस पूरे के पूरे मॉड्यूल में फोकस जो आईएसआई और दाऊद इब्राहिम का है वो कट्टरपंथी इस्लामिक आतंक को फैलाना है। तपोस तालिबान युग के अंदर हमने देखा था कि तालिबानिस्तान के बाद में सबसे ज्यादा कोई खुश हुआ था तो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए आतंकी खुश हुए थे। तो इस पर जब तक खुलकर नहीं बोला जाएगा, जब तक लीगल एड दी जाएगी, जब तक इसमें खुलकर नहीं बोला जाएगा, सॉफ्ट समर्थन किया जाएगा, तो ये तो दिक्कत की बात होगी। बरखा जी, बिल्कुल दिक्कत की बात है प्रदीप जी। ये आतंकी संगठन है और इन्हें पनपने नहीं देना चाहिए। जहां जहां भी हैं ये आतंकी संगठन, इनको मार के गिरा देना चाहिए, इन्हें नस्तो नाबूद कर देना चाहिए, इन्हें खत्म कर देना चाहिए। आतंक का धर्म होता है, बार बार बोलती हूं, कोई इससे नकार नहीं सकता। और जो लोग नकार रहे हैं उन्हीं से पूछती हूं, कब मानोगे इस बात को? तालिबान में सब कुछ नजर आ गया है, सबको सब कुछ। अब भी चुप बैठे हो, कब तक चुप बैठोगे? बोलो, आतंकवाद का धर्म होता है और इन्हें कड़ी सी कड़ी सजा दिलवाने में हमारी मदद करो। जब डीआईजी जोगेंद्र पकड़ा जाता है, उसका क्या धर्म था? क्या धर्म था उसका? जो आतंकवादी को गाड़ी के अंदर लेके घूम रहा था, पुलवामा के अंदर जो इंचार्ज था, क्या धर्म था जोगेंद्र का? क्या बरखा जी और जो हमारी देश की इंफॉर्मेशन आतंकवादी को बरखा जी और आसिफ ने बहस, मैं 99% बात कर रही हूँ, मैं 99% धर्म के लोग कैसे होते हैं? थोड़ा ध्यान से सुना करिए। कह रहा हूँ, जो लोग हमारी सेना की मुखबरी करते हैं वो एक ही धर्म के लोग क्यों होते हैं? क्यों एक ही धर्म से ताल्लुक रखते हैं? आतंकवादी एक ही धर्म का होता है। वो सारे लोग बार बार बोलूंगी, सुनने की कोशिश करिए। 99% केसेस में आतंकी का धर्म होता है और वो धर्म सबको पता है। मैं 100% की बात कर रहा हूँ, आप 100% की बात कर रहा हूँ। चंद पैसों के लिए इन धर्म के लोग चंद पैसों के लिए बिकना बंद करिए। क्यों होते हैं? चाहे जोगेंद्र हो या मेरे लिए कट्टरपंथी सोच, मेरे लिए कट्टरपंथी सोच पे मैं प्रहार कर रहा हूं, मेरे लिए कट्टरपंथी सोच पे मैं प्रहार कर रहा हूं और ये आईएसआई के गेम मॉड्यूल में ही है। नलिन जी, इस मॉड्यूल के अंदर एक और पार्ट में जो आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस बात पे कि ये जो ग्वादर है उसमें चाइना का भी काफी इन्वेस्टमेंट है। तो इसको मैं आइसोलेशन में सिर्फ पाकिस्तान के रूप से इसलिए नहीं देखना चाहता क्योंकि इन लोगों ने जहां ट्रेनिंग ली थी वहां पर उस पोर्ट पर 9000 पाकिस्तानी सोल्जर और 6000 चाइनीज सोल्जर्स मौजूद हैं। वहां पे $50 बिलियन का सीपेक पे हमें पता है कि चाइना का इन्वेस्टमेंट है। उस पोर्ट पर्टिकुलरली पे $2 बिलियन का चाइना इन्वेस्ट करती है। तो आपको ये नहीं लगता कि ये सिर्फ पाकिस्तान को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए और इसके साथ में चाइना का भी एंगल इन्वॉल्व हो सकता है? नलिन जी, ये 1993 से बड़ा प्लॉट हो सकता है नलिन जी एजेंसीज के हिसाब से। उसमें जी अब जब तक पूरी डिटेल्स नहीं आती तो कुछ भी आकलन लगाया जा सकता है, लेकिन हम तो इस बात की प्रतीक्षा करेंगे कि पुलिस जो जांच कर रही है उसमें सारे तथ्यों के आधार पे जो पूर्ण सत्य है उसको उजागर करे। आपने कार्यक्रम के शुरू में एक प्रश्न किया क्योंकि आपके रिपोर्टर्स गए भी थे, ओसामा जो व्यक्ति हैं उनके परिवार के सदस्यों से बात करने की भी कोशिश की। इस पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा क्योंकि वकील भी हूं। देखिए, बड़ा कठिन परिस्थिति होती है किसी भी परिवार के लिए जब उनके किसी भी परिवार के सदस्य को गिरफ्तार किया जाता है, किसी भी चीज के लिए, चोरी हो
घर में कोई लड़ाई हो, किसी से मारपीट हो, और आतंकवाद तो बहुत बड़ी चीज है, मर्डर, आतंकवादी तो बहुत बड़ी चीजें होती हैं। तो इसमें जब पकड़ा जाए तो ये स्वाभाविक है कि परिवार के सदस्य, उनके ऊपर प्रश्न उठना शुरू हो जाता है, वो घबरा जाते हैं, वो सामने नहीं आते। तो इसका एक पहलू है। लेकिन हमें एक चीज का ध्यान करना है। देखिए, हमने हमारे देश में संविधान के आधार पर मोहम्मद कसब को भी पूर्ण अधिकार मिले थे। तो इसीलिए कोई व्यक्ति गलत भी कर रहा है तो कानूनी प्रक्रिया पूरी जाएगी, कानूनी प्रक्रिया से हटके कुछ नहीं होगा और नहीं होता है। दूसरी बात, किसी के परिवार के सदस्य पे प्रश्न उठाना बिल्कुल तुरंत या उनके मित्रों पे उचित नहीं है। ये काम पुलिस एजेंसीज का है, क्योंकि वो इस वक्त सारे कॉन्टैक्ट्स देख रहे होंगे, उनके सारा इलेक्ट्रॉनिक डेटा मूवमेंट देख रहे होंगे, ये देख रहे होंगे। कई बार अनजाने में भी लोग मदद कर जाते हैं तो उनका रोल कम हो जाता है, लेकिन जो जाने में कर रहे हैं उन पर पूरी कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए। बिल्कुल तो नलिन जी, लेकिन इस बात को तुरंत दूसरी तरफ कहे कि नहीं नहीं ये एक साजिश है, एक वाक्य कि ये साजिश है मुसलमानों को फंसाने के लिए, ये भी तो गलत है। क्या मुसलमान भाई बहन परेशान नहीं है आतंकवाद से? क्या वो इस बात से परेशान नहीं है कि उनका धर्म का दुरुपयोग ऐसे लोग करते हैं, उनके धर्म को खराब नाम देते हैं? तो इसीलिए पूरी जांच होनी चाहिए, लेकिन तुरंत आकर किसी भी तरह से कहकर ये कि गलत है, इस्लाम के खिलाफ हो रहा है, हमारे खिलाफ हो रहा है, ये भी गलत है। नलिन जी, भारत में हम सब बराबर हैं। मैं सहमत हूं इस बात से। मैं आपको एक बात की तरफ, नलिन जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, पर एजेंसीज इस वक्त, एजेंसीज के हिसाब से नलिन जी, जो उनके पिता हैं वो इस वक्त लापता हैं और एजेंसीज को ये शक है, एजेंसीज के हिसाब से वो मास्टरमाइंड हो सकते हैं। आपने बिल्कुल सही बात बोली नलिन जी, पर नलिन जी तभी ये हो पाएगा जब इस टेररिज्म के खिलाफ खुलकर बोलेंगे। अगर वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से इसके खिलाफ खुलकर नहीं बोला जाए, जैसे बाटला हाउस के अंदर आंसू बहाए गए थे, जैसे नेताओं ने बोला था कि हम राजनीति छोड़ देंगे अगर बाटला हाउस का एनकाउंटर सच होगा, तो ये एक सॉफ्ट आइडियल और सॉफ्ट सपोर्ट होता है नलिन जी मेरे हिसाब से। इसके खिलाफ जब तक नेतागण एकजुट नहीं होंगे तो कैसे चलेगा? नहीं, बहुत आपने प्रदीप जी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात रखी है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात रखी है जी। और इसी बात की तरफ इस बात को आगे बढ़ाएं। मैं आपको बताऊं, बीबीसी के ऊपर लंदन में आप याद करिए कि 1-2 साल पहले, 2-3 साल पहले एक व्यक्ति ने चाकू मारा था कई लोगों को, तो एक टेररिस्ट अटैक था। और उसमें लंदन में जो पैदा हुए हैं, लंदन में जो मुसलमान युवा और युविका हैं, उन्होंने टीवी पे कहा था, इस रिपोर्ट को मैं भूल नहीं सकता, कि देखिए हमें अपने मस्जिदों में देखना है कि कौन है ऐसे लोग जो पैदा हो रहे हैं और क्यों हमारे धर्म को खराब नाम दे रहे हैं, हमारी जिंदगी को खराब कर रहे हैं। मतलब हम थोड़ी ना खड़े, ये हमारा धर्म नहीं है, हम खुश हैं कि हम यहां पर हैं और हमारे ये कौन है जो इनको ब्रेन वॉश करता है, उन तक हमें पहुंचना है। बिल्कुल। और ये जिम्मेदारी अगर किसी धर्म विशेष से स्टार्ट होता है, अगर तो उसको उन लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ना उनके हित में ना इंसानियत के हित में। बिल्कुल नलिन जी, और इसीलिए मेहनत करनी पड़ेगी गुप्ता जी, क्योंकि जब अफजल गुरु की बात आती थी तो आंसू बहते थे, जब याकूब मेनन की बात आती थी तो आंसू बहते थे। तो ये पूरी ह्यूमन राइट्स के नाम पर वोट बैंक वाली लॉबी को जवाब देना होगा गुप्ता जी। प्रेम कुमार जी जुड़ चुके हैं। प्रेम कुमार जी स्वागत है। प्रेम कुमार जी आ रहा हूं तुरंत आपके पास। तो गुप्ता जी, बात दरअसल यह है कि 1993 से बड़ा हो सकता था और इसमें 3 कारण एजेंसी कह रही है। पहली चीज जो समानता सामने आ रही है कि स्थानीय माफिया गिरोह का इस्तेमाल किया गया। दूसरी समानता सामने आ रही है कि अनीस इब्राहिम का रोल जो पिछली बार 1993 में था इस बार भी है। तीसरी समानता आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग थी और आरडीएक्स का इन्वॉल्वमेंट। तो गुप्ता जी, जब तक ये वोट बैंक पॉलिटिक्स चलती रहेगी, मैंने तो नहीं देखा शरद पवार जी का खुलकर इसके खिलाफ बयान। आप लोग भी खुलकर क्यों नहीं कह रहे इसके खिलाफ गुप्ता जी? डल्ली जी ने जो भी बात कही, मैं इस बात से सहमत हूं। जाने अनजाने में कोई आदमी आतंकवाद कर दे, ये नामुमकिन है। इनको वेल ट्रेनिंग दी जाती है हर एक चीज की, जाके पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग देते हैं। एक मजहब को ये नहीं कहते कि एक मजहब के लिए हम खास तौर पे कहें कि सारे आदमी ऐसे हैं, उनके परिवार के आदमी जैसे नलिन जी का सब दुखी होते हैं जब को अरेस्ट होता है, लेकिन उनको अपने परिवार के लोगों को ये देखना चाहिए कि कौन आदमी किस एक्टिविटी के अंदर उनका बच्चा इन्वॉल्व है। हमेशा ही ये नहीं होगा कि इतनी आगे तक जाके वो पाकिस्तान में ट्रेनिंग भी लिया है और हमें ये पता ही नहीं चले घर के अंदर कि कोई बच्चा क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा।
अगर वो इतनी बातों से बचता है तो मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा शातिर है और हमारी एजेंसीज को उसके अंदर पूरी मेहनत करके सवाल उठारे नलिन जी आप पे, चाहिए। नलिन जी ये सवाल उठारे कि एक व्यक्ति कैसे चला गया, पाकिस्तान में ट्रेनिंग करके भी आ गया और एजेंसीज को नहीं पता चला इतने दिन तक। नलिन जी, गुप्ता जी का सवाल है। प्रेम कुमार जी, आ रहा हूं। मुझे लगता है गुप्ता जी एक अद्भुत बात कर रहे हैं। वो क्या चाह रहे हैं कि देश पुलिस स्टेट हो जाए? कि आप क्या चाहते हैं कि हर घर के अंदर में एक पुलिस वाला घुसकर चेक करे, फिर आप चिल्लाएंगे ये तो पुलिस स्टेट हो गया है, आतंक क्या स्टेट हो गया है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है? तो जरा उसके पहलू को देखना चाहिए। एजेंसीज का एक काम होता है देखने के लिए। अगर आप कहेंगे कि कोई पाकिस्तान कैसे चला गया, तो फिर मैं गुप्ता जी आपसे कहूंगा, यदि आपकी पार्टी के कोई व्यक्ति कॉन्फ्रेंस के लिए कहीं चले जाते हैं, 2 पाकिस्तानियों से मिलते हैं, तो क्या उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जानी चाहिए? हर चीज का एक रीजनेबल असेसमेंट करके। मैं नलिन जी आपकी इस बात से बिल्कुल नहीं, आप मेरी पार्टी को आतंकवाद से जोड़ रहे हैं। आपको FIR करेंगे या इन्वेस्टिगेशन? आप मेरी पार्टी को आतंकवाद से जोड़ रहे हैं। नहीं, आप मेरी पार्टी को आतंकवादी से जोड़ रहे हैं। मतलब बात मैं इस बात के लिए आपको एक उदाहरण दिया। अच्छा चलिए छोड़िए ना, आपको मेरा उदाहरण गुप्ता जी पसंद दिया, मैं अपने पे ले लेता हूँ। एक मिनट। अरे गुप्ता जी, अरे गुप्ता जी, आप अपनी बात छोड़िए, मैं अपने लिए ले लेता हूँ। मैं जाकर 3 लोगों से मिलता हूँ, अरे मैं कहता हूँ तो इसका मतलब क्या मैं आतंकवादी हो गया? ऐसे थोड़ी ना होता है। मेरी पार्टी के नेता जो बड़े सम्मानजनक जो है नेता है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं। शरद पवार जी बहुत सम्मानजनक है, वरिष्ठ नेता इस देश के। आपने मेरे बयान कभी सुने ही नहीं है। आप तो बात को घुमा रहे, क्योंकि तर्क पे आपको बात करनी चाहिए ना भाई साहब। इस वक्त नलिन जी और गुप्ता जी, देश में प्रेम कुमार जी आ रहा हूं, बरका जी आ रहा हूं, इस वक्त कू पर ये नेशनल ट्रेंड बन चुकी है डिबेट। और दोस्तों, इस वक्त मैं तुरंत वापस लौट रहा हूं। जरा देखते हैं कि देश इस डिबेट पर कैसे रिएक्ट कर रहा है, इस मुकदमे पर कैसे रिएक्ट कर रहा है, और तुरंत वापस लौटते हैं। मुकदमा बरका जी के पास आ रहा हूं मैं, पर नलिन जी और प्रेम कुमार जी को मैं मुकदमे में लाना चाहता हूं, उसके बाद दूसरे पे हम आएंगे। नलिन जी, आखिरी 1 मिनट मेरे पास आपके और प्रेम कुमार जी के। पहले प्रेम कुमार जी, देखिए मैं आतंक के सॉफ्ट सपोर्ट पर, पॉलिटिकल सपोर्ट जो सॉफ्ट आतंक पर होता है, इसकी इसलिए बात कर रहा हूं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं प्रेम कुमार जी। 2015 के अंदर कोलकाता STF ने 3 ISI के एजेंट्स को गिरफ्तार किया था। इसका नाम बताऊंगा, अशफाक अंसारी, उसके फादर हैदर अंसारी और उसके अंकल जहांगीर खान। उसमें से अशफाक एक लीडर था तृणमूल छात्र परिषद का, जो TNC का स्टूडेंट विंग था। तो प्रेम कुमार जी, मैं कहना चाहता हूं आपसे कि वोट बैंक पॉलिटिक्स की मदद की वजह से ये आतंक पर खुलकर कुछ पार्टियां या उनके लोग नहीं बोलते हैं प्रेम कुमार जी, इसीलिए ये कट्टरपंथी सोच को सपोर्ट मिलता है। देखिए प्रदीप जी, आतंकवाद इस देश की अंदरूनी जो है केवल समस्या नहीं है। आतंकवाद नेशनल इंटरनेशनल समस्या है। आज जो बस्ट हुआ है, जो आतंकवादी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, निश्चित रूप से ये हमारी एजेंसियों के लिए फख्र की बात है, देश के लिए फख्र की बात है। पर प्रश्न ये है कि हिंदुस्तान की सरकार का टेक क्या है? हिंदुस्तान की सरकार क्या एक्शन लेने जा रही है? क्या पाकिस्तान को किसी तरह की चेतावनी दी गई? क्या पाकिस्तान को से किसी तरह का विरोध जताया गया कि आप हमारे यहाँ आतंकवादी भेज रहे हैं? नहीं किया गया प्रदीप भंडारी जी, नहीं किया गया। इस आतंकवाद की समस्या का इस्तेमाल हिंदुस्तान की नलिन कोहली जी, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रेम कुमार पूछ रहे हैं कि आपने अभी तक क्या किया है। आप नलिन कोहली जी, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रेम कुमार पूछ रहे हैं कि हिंदुस्तान की सरकार क्या कर रही है पाकिस्तान के साथ, क्यों नहीं पाकिस्तान को चेतावनी दी गई? नलिन कोहली जी, ये उनका विचार है और संविधान में पूरी स्वतंत्रता है कि वो अपनी बात पूर्ण रूप से रखे, आर्टिकल 19, तो इसलिए वो उनका विचार है। भारत सरकार को जो देश हित में उचित लगता है वो उनका दायित्व है और उस दायित्व को निभा रहे हैं। अब टीवी डिबेट में हम लोग अपने अलग अलग विचार जरूर रख सकते हैं, इच्छाएं को भी रख सकते हैं कि भाई आपने पाकिस्तान को ऐसा क्यों नहीं किया, उनको ऐसा क्यों नहीं किया। ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार जो है ऐसे तो नहीं है ना, सरकार के अपने एक तरीके होते हैं। अगर मैं देखूं तो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तान के साथ क्या क्या नहीं हुआ।
बालाकोट हुआ, पाकिस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक ISI हुआ, को बुलाया गया ग्रे हमारे लिस्ट यहाँ में है जांच वो के लिए, FATF में। 3-4 दिन बुलाया पहले गया। अगर आप फिर देखें बुला तो एक लीजिए। और जानकारी आई कि अमेरिका भी और अन्य देश तो इस बात से नाराज है कि पाकिस्तान के एक आतंकवाद का केंद्र बन रहा है, तालिबान को समर्थन कर रहा है। तो इसीलिए इसके कई पहलू है, राजनीतिक पहलू है, कूटनीतिक पहलू है। कोहली जी अपने देश के लोगों को आतंकवाद का समर्थक बताना ये भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी बन गई, और जो आतंकवाद का समर्थन कर रहा है उस पर इनएक्शन है। पाकिस्तान को बुलाया जाता है कि आओ हमारे यहाँ पठान के कोट हमले की जांच करो, और हमारी संप्रभुता को गिरवी रखी जाती है, और हमारे देश के ही लोगों को कहा जाता है कि तुम आतंकवाद के समर्थक हो। 20 सेकंड नलिन कोहली जी को रिस्पॉन्ड करने के लिए। प्रेम कुमार जी मेरे पास समय कम बने रहे। नलिन कोहली जी 20 सेकंड आपको अपनी दलील रखने के लिए। नलिन जी, ये आप पर आरोप लगा रहे हैं प्रेम कुमार। नहीं, इस पे ठीक है, मैंने आपसे पहले भी कहा, इस पर मेरी मतलब इससे प्रेम कुमार जी से मेरा इस पे कोई बहस नहीं है जी। उन्होंने अपने विचार रखे हैं और क्यों नहीं रखने चाहिए, एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, और मैंने कहा कि वो अपने विचार को रख रहे हैं। मुझे जो कहना था कि सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से उस बात को मैंने रखी। आपकी जनता के सामने सारे पहलू हैं। नलिन जी आप मेरे साथ जुड़े, गुप्ता जी आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम कुमार जी और बरका जी आप बने रहिए मेरे साथ। नलिन जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये डिबेट, ये मुकदमा नेशनल ट्रेंड बन चुका है। बरका जी और प्रेम कुमार जी के पास आऊंगा, पर पहली रिपोर्टर तोशी ने दोस्तों जब ये इन्वेस्टिगेशन करी थी, मैं तोशी को जोड़ रहा हूं, बहुत अच्छा काम किया तोशी आपने। ओखला जाकर रिपोर्टिंग करना कोई मजाक नहीं है। तोशी जरा दर्शकों को बताइए आपको वहां पे क्या मिला, किस तरीके का माहौल था। तोशी। तोशी अपने ऑडियो को सही करिए आप, मैं आपकी रिपोर्ट चलाऊंगा जब तक अपने ऑडियो को सही करिए। दोस्तों देखिए तो कि तोशी की इन्वेस्टिगेशन को ओखला में ओसामा के घर से काम करते थे, और ये अबू फजल एनक्लेव फर्स्ट है। सर क्या दिक्कत है आपको? क्या दिक्कत? कैमरा ऑन कर। बंद कर। क्या दिक्कत है आपको? बाबू ऑफ कर दिया, ऑफ कर दिया। क्या दिक्कत है आपको? कैमरा ऑन कर। अरे बाबू ऑफ कर दिया, ऑफ कर दिया। मैं कह रही बदतमीजी मत करो यहाँ पे। मैं कह रही बदतमीजी मत करो। कैमरा बंद कर दिया ही नहीं सर। आप पहले मुझसे पूछिए, कैमरा ऑन करो। ऐसे बदतमीजी कर सकते हैं मेरे साथ यहाँ पे? तो दोस्तों आपने देखा कैसे तोशी मुझे समझ में ये नहीं आया कि आप तो रिपोर्टिंग कर रही थी। रिपोर्टिंग करना आर्टिकल 19 में संवैधानिक हक है, क्यों कैमरा बंद करवाने की कोशिश कर रहे थे उसामा के घर के पास लोग? प्रदीप जी सबसे पहले ये जानिए कि वहाँ का जो माहौल था तनाव से ज्यादा हड़बड़ी वाला नजर आ रहा था। जब हम जन की बात ने कल भी इन्वेस्टिगेशन करी, जन की बात ने आज भी इन्वेस्टिगेशन करी, और जब मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो लगातार एक मौलाना साहब मुझे फॉलो कर रहे थे। मैं जिसके साथ बात कर रही थी वो उसको पकड़ रहे थे, उसको धमका रहे थे, और कैमरा बंद करने के लिए पूरी हिदायत दे दी गई थी। जब मैं आज नदीम अहमद के पास पहुंची, जो कि ओसामा की दुकान में काम करते हैं, वहां पर एक शख्स मेरे पास आता है, बदतमीजी करता है, कैमरा बंद करने की बात करता है। इतना गर्मा गया था वहां का माहौल कि अगर थोड़ा सा वहां का हम जो माहौल था संवेदनशील था, अगर वो नहीं समझते तो शायद कैमरा टूट जाता, शायद हमारे साथ मारपीट होती, या इसके अलावा कुछ गलत हो सकता था। तोशी आपने अपने संवैधानिक हक की बहुत बढ़िया रिपोर्टिंग करी। आप ओखला में ओसामा के घर से लाइव। तो बरका जी और प्रेम कुमार जी आपके पास आ रहा हूं। बरका जी मैं आपके पास आने चाहता हूं और प्रेम जी आपके पास। बरका जी रिपोर्टिंग हो रही है ओसामा के घर के पास, क्यों कैमरे को बंद कराया जा रहा है? ऐसी क्या घबराहट? भाई चांदनी चौक में भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, कनॉट प्लेस में भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, कहीं भी रिपोर्टिंग करे। अब कुछ छुपाने को नहीं है तो कैमरा क्यों बंद करवाए? यही मेरी दिक्कत है, यही मेरी दिक्कत है। ये नो गो जोन कैसी बात हो गई? रिपोर्टिंग कर रही थी बरका जी,
बताइए, एक लड़की तोशी जो रिपोर्टिंग करने गई उसके साथ तालिबानियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, और अभी अभी आपके चैनल पे ही बैठ करके दो महानुभाव बता रहे थे कितनी अपीजमेंट है। आज भी इतनी अपीजमेंट करते हैं, इनको ये बोलने में भी डर लगता है कि टेररिज्म हैज अ रिलीजन, और उनके खिलाफ बोलना, पाकिस्तान के खिलाफ बोलना जहां पनप रहा है। बोलिए बोलिए प्रेम जी, आप ही बोलिए। बोलना तो दूर, एक पत्रकार को काम करने का पूरा माहौल मिलना चाहिए, और ये जब पत्रकार जब कुछ खुलासा करता है तो उसको ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। बहादुर है, सलाम है उस पत्रकार को। बरका जी, क्यों करना पड़े? एक ही काम से, एक ही काम से, एक ही काम बार बार पूछूंगी, एक ही काम से ये सामना करना पड़ता है। क्या हो रहा है? ये जिम्मेदारी बंद होगी आपकी आंखें हैं, देखिए कहाँ पे क्या हो रहा है। लड़के के साथ कितनी बदतमीजी की है इन लोगों ने, तो बार बार यही आ रहा है ना कि टेररिज्म है रिलीजन, और अपीजमेंट बंद करिए, और अपीजमेंट की राजनीति बंद करिए। टेररिज्म को खत्म करना है तो पाकिस्तान के खिलाफ बोलिए, टेररिज्म को पनपने नहीं दीजिए। सरकार पाकिस्तान के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बंद करिए। बहुत संवेदनशील मुद्दा है, बहुत संवेदनशील मुद्दा है। आरोप लगाने बंद करिए। आपने क्या किया? मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, आतंकियों के लिए कोई आंसू नहीं बहना चाहिए, आतंकी समर्थकों के लिए कोई आंसू नहीं बहना चाहिए, ना उनके लिए कोर्ट आधी रात को खुलवाने के लिए लोगों को जाना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ, लीगल एड आतंकियों को नहीं, हिंदुस्तानियों को देना चाहिए। आतंक पर नो कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, और आतंक के स्लीपर सेल्स पर नो कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए। मेरा दिल किसी दल, किसी वोट के लिए नहीं धड़कता, मेरा दिल सिर्फ देश की जनता के लिए धड़कता है, और उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी है कि आतंक के खिलाफ देश एक हो। राव साहब आप स्पेशल सेल से जुड़े हुए हैं, फॉर्मर डीसीपी स्पेशल सेल। राव सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये मैं आपको थोड़े से एविडेंसेस देता हूं, फैक्ट्स देता हूं ऐतिहासिक। 11 जुलाई 2021 को 15 आतंकी पकड़े गए थे। ये बड़ा खुलासा हुआ था कि ये बांग्लादेश और बंगाल के बीच के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट प्लान कर रहे थे, ये 11 जुलाई 2021 को। उसके बाद दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक रिपोर्ट आई थी मीडिया के अंदर सितंबर 2020 में कि पश्चिम बंगाल के अंदर पांव पसार रहा है अलकायदा। अब जो एजेंसीज ने आज बोला है, इसके अंदर 15 ऐसे लोगों की बात है जो बांग्ला बोलने वाले हैं। अब ये नहीं पता कि वो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं, क्या वो इलीगली रह रहे थे या वो इंडियन सिटीजन्स थे। तो ये क्या बंगाल एक नेक्स्ट टेरर हब बन सकता है या बन रहा है? राव साहब देखिए, बिल्कुल आपने सही असेसमेंट किया है, और मैं आपको सब स्पष्ट कर दूं। सबसे पहले तो मैं दोषी जो आपके रिपोर्टर हैं उनको बहुत बधाई देता हूं, जो इतने कंजेस्टेड एरिया में और मुस्लिम एरिया में जाकर इन्होंने ये रिपोर्टिंग करने की कोशिश की, और लोगों ने इसको रोकने की कोशिश की। उसकी रोकने की वजह क्या हो सकती है? अगर वो सच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई उनको कोई किसी क्रिमिनल केस में या किसी टेररिज्म केस में इन्वॉल्व नहीं, तो क्यों रोक रहे हैं? रिपोर्टिंग करने देनी चाहिए। दूसरी बात जो आपने अभी कही है कि बांग्लादेश, यस डेफिनेटली, जब से पाकिस्तान बॉर्डर पे सख्ती हुई है तब से पाकिस्तान का ISI और दूसरा जो एजेंसीज हैं वो बांग्लादेश और नेपाल को सॉफ्ट टारगेट समझते हैं, क्योंकि नेपाल से कोई भी आ जा सकता है, और बांग्लादेश का भी पोरस बॉर्डर है, और उस बॉर्डर के थ्रू भी कोई भी आ सकता है। कोई ऐसा बहुत ज्यादा सख्ती नहीं है बांग्लादेश में, तो इसलिए उन्होंने चुना है कि बांग्लादेश के लोगों को ट्रेनिंग दी जाए। और ये जो पकड़े गए अभी 6 आतंकवादी, उनकी इंटरोगेशन से भी ये पता लगा कि 15 ऐसे लोग, 14-15 ऐसे लोग हैं जो ये राव साहब आपके साथ आपने जो जी 10-5 भारत में आएंगे और वो कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज पर मैं जाते जाते बरका जी सवाल उठाऊंगा बॉलीवुड के ऊपर भी, जो पिछला इतिहास उसका अंडरवर्ल्ड के साथ में ऐसा रहा है जैसे दो चचेरे भाइयों का रहा है। मीडिया की रिपोर्टों के हिसाब से नकली बहस इस पे होगी, जिसमें प्रेम कुमार जी जो सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है और बरका जी को मैं आमंत्रित आज से ही कर रहा हूं, क्योंकि जब तक आतंक को आइडियोलॉजिकल सपोर्ट देना बंद नहीं किया जाए
जाएगा, जब तक उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देना बंद नहीं किया जाएगा, जब तक उसको सॉफ्ट पॉलिटिकल सपोर्ट देना बंद नहीं किया जाएगा, तब तक ये स्लीपर सेल्स एक्टिव रहेंगे। आपने इसको देश का नंबर 1 मुकदमा बनाया। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इंडिया न्यूज लड़ेगा।